हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के 12वें चैप्टर गुणनखंड इसकी प्रश्नावली 12.1 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 प्रश्न इस प्रश्नावली में हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, तो सबको इस वीडियो में हम करेंगे। और अगर आपको इस चैप्टर के परिचय का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको इसके बाकी वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्वगुणनखंड यानी कॉमन, तो जो हम कॉमन लेते हैं अक्सर गुणनखंड करते हुए, वही यहाँ पर हमें बताना है कि जो ये पद यहाँ पर लिखे हैं इनमें कॉमन क्या है। तो करते हैं इसे। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 12x और 36। इसमें हमें सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं। सार्वगुणनखंड यानी ऐसे गुणनखंड जो दोनों में है, तो दोनों को हम अलग अलग ब्रेक करेंगे। तो 12x होता है। अब देखो इसको कैसे तोड़ना है। 12 क्या होता है, तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी इसको तोड़ेंगे हम छोटे छोटे टुकड़ों में। सबसे छोटी पहले 2 से भाग दे के देखो, 2 छके 12, फिर 2 से भाग देंगे हम 3, फिर 3 से भाग देंगे 1। तो यानी ये है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x। अब ऐसे ही 36 के साथ करेंगे हम। तो 36 पहले 2 से भाग देंगे 18, फिर 2 से भाग देंगे 9, 3 से भाग देंगे 3 और 3 से भाग देंगे 1। तो 2 दूने 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, बिल्कुल सही। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसीलिए सार्वगुणनखंड यानी कॉमन क्या होगा। सार्वगुणनखंड का मतलब जो सिंपल हम कहते हैं ना, जैसे कॉमन, यानी जो दोनों में है। तो दोनों में क्या क्या है, 2 दोनों में है, तो हम यहां पे लिख देंगे 2 गुणा ये वाला 2 भी देखो, ये भी दोनों में है, गुणा 2। फिर 3 दोनों में है, 3। अब कुछ और है नहीं है ना, x इधर है पर इधर नहीं है। तो इस तरह से यानी ये हो गया है, और ये आ चुका है कितना, 2 दूने 4, 4 तियाँ 12, 12, और ये हमारा आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। इस तरह से हम करते हैं। सेकंड पार्ट है 2y। तो देखो 2y क्या होगा, सिंपली 2 गुणा y और फिर है 22xy। 22 होता है 2 गुणा 11। तो सिंपल है, इसको अलग से निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। साथ में x है और साथ में y भी है, तो इसीलिए सार्वगुणनखंड। तो दोनों में क्या है वो देखो, तो 2 दोनों में है, ये लिख दिया है। इसके अलावा y दोनों में है, ये लिख दिया है। तो आंसर आ जाएगा 2y। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। तीसरा पार्ट है 14pq। तो 14 होता है 14 होता है 2 गुणा 7, साथ में p है और साथ में q है। ठीक है, फिर है 28p स्क्वायर q स्क्वायर। 28 होता है, देखो अगर आपको अलग से करना है तो इस तरह से हम करते हैं। पहले इसमें 2 से भाग देंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, यानी हम भाग किस किस से देते हैं, 2 से देते हैं, 3 से देते हैं, 5 से, 7 से, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो 2 से भाग दिया, ये हो गया 14। फिर 2 से भाग देंगे 7, फिर 7 से भाग देंगे 1। तो 28 हो गया 2 गुणा 2 गुणा 7 हो गया 28। p स्क्वायर यानी p 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे हम। q स्क्वायर, q की घात 2 है तो इसको भी 2 बार लिख देंगे हम। तो ये हमने इनके टुकड़े कर दिए हैं, गुणनखंड कर दिए हैं। अब इनमें सार्वगुणनखंड क्या है, तो फिर से वही कि 2 दोनों में है, 7 दोनों में है, p दोनों में है और ये q भी दोनों में है। तो इस तरह से ये आ गए हैं 7 दूनी 14,
पी क्यू। ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास ये प्रश्न है 2x, तो ये 2 गुणा x होता है, सिंपल है। 3x स्क्वायर, 3x की घात 2 का मतलब x गुणा x है ना, क्योंकि x 2 बार है। 4 4 2 दूने 4। ठीक है, तो सार्वगुणनखंड क्या होगा? जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में है, तो तीनों में देखो ना तो 2 है ना x है। 2 भाई इधर इधर है, पर इसमें तो नहीं है ना बीच वाले में, और x 2 इन दोनों में है पर नीचे नहीं है। तो कहने का मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, या ऐसी संख्या, ऐसा लेटर जो, यानी जिसको हम कैरेक्टर कहते हैं, बीज कहते हैं, मतलब x y ये सब। ठीक है, तो ना तो तीनों में है x, ना कोई संख्या तीनों में है। तो जब ऐसा नहीं होता है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो सार्वगुणनखंड 1 होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, तो सार्वगुणनखंड कॉमन 1 होता है, 1। अब ये 5th पार्ट है 6 ABC। तो 6 है, 2 2 3 6, 2 गुणा 3 है ना। फिर A है, B है और C है। 24 AB स्क्वायर, तो 24 है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। आप ऐसे आराम से कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है कि 24 कैसे होगा, 2 से दिया पहले 12, फिर 2 से भाग देंगे 6, फिर 2 से भाग देंगे 3, और 2 से भाग देंगे तो 1, सॉरी 3 से भाग देंगे 1, तो 2 2 2 3। फिर AB स्क्वायर है, A 1 बार है और B 2 बार है, क्योंकि B का स्क्वायर है, वर्ग है, 2 घात है। 12 A स्क्वायर B, 12 होता है 2 2 दूने 4 हो गए, 4 3 12, तो 2 2 3 इस तरह से। A 2 बार है, तो 2 बार है तो ऐसे 2 बार लिख देंगे, और B 1 बार है, तो इसीलिए सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड हो जाएगा, देखो जो तीनों में है, तो तीनों में क्या है? 2, ये तीनों में है। फिर 3 है तीनों में, ये बिल्कुल है। फिर A A A ये तीनों में है। B तीनों में है, B B B बिल्कुल तीनों में है। C तीनों में नहीं है, तो इतना, और ये हो गया 3 दूने 6 A B। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। सिंपल, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो, लेकिन आपको डायरेक्ट निकालना भी आना चाहिए माय डियर, डायरेक्ट निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास गुणनखंड वाले बड़े प्रश्न आएंगे तो उसमें इतनी प्रक्रिया तो आप नहीं करोगे ना सार्वगुणनखंड याद करने की। तो आपको देखते ही आपको पता होना चाहिए कि क्या इसमें सार्वगुणनखंड है। तो मैं आपको तो वो तरीका बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझें। देखो, एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है कि इसके सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो आपको यही प्रक्रिया करनी जो मैंने यहाँ पे की है, लेकिन आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। क्यों, ये मैं समझा चुका हूँ। गुणनखंड करने में फिर आपको आसानी रहेगी। तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो यहाँ पे इन संख्याओं को देखिए, और ये देखो कि कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों को भाग दे सकती है। ऐसी सबसे बड़ी संख्या, मतलब देने को तो 2 भी सबको भाग दे सकता है, लेकिन 2 से बड़ी भी एक संख्या है ना, और वो है 6। 6 से इसमें भी भाग जा सकता है, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 6। ठीक है, अब जब जो बीज यहाँ पर है, जो ये है ABC, इनमें हम देखते हैं सबसे छोटी घात, तो ये A है, इसकी घात 1 है, ये A है, इसकी घात 1 है, और ये A है, इसकी घात 2 है, तो छोटी घात तो 1 होगी ना, यानी ये आएगा A। अब देखो B, सबसे छोटी घात B की, तो B की घात 1 यहाँ पर है, B की घात 2 यहाँ पर है, और B की घात 1 यहाँ पर है, तो सबसे छोटी घात हमें B देखना होता है। और अगर C देखें तो C तो तीनों में है नहीं, तो कॉमन ही नहीं है, तो फिर वो उसे क्या देखना, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। क्लियर हो गया? 6th पार्ट हमारे पास है
तो ये है 16 एक्स क्यूब। अच्छा एक काम करें, पहले इसको डायरेक्ट करके देखें। तो इसको डायरेक्ट करके देखते हैं तीनों में क्या कॉमन है। तो देखो सबसे पहले तो ऐसी संख्या बताओ जो तीनों में है, यानी जिसका तीनों में भाग जा सकता है। ये इसमें और इसमें कौन सी ऐसी सबसे बड़ी संख्या है? देखो जाने को 2 से भी जा सकता है, लेकिन हम सबसे बड़ी संख्या ऐसी देखते हैं जो तीनों को भाग दे सके, वो 4 है। 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 थे 32, 4 से तीनों में भाग जा सकता है। अब बात करते हैं जो उसके बाद ये x है। तो x में यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे छोटी घात। तो सबसे छोटी घात तो 1 है, तो यानी x, और ये हमारा आंसर है। ये डायरेक्ट तरीका है करने का, जो कि आपको आना चाहिए। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, प्रॉपर सिंपल तरीका, जो मतलब इसका लॉन्ग तरीका है, डिटेल वाला तरीका है, जो विस्तार तरीका है, विस्तृत तरीका। 16 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 16 होता है। अगर ऐसा नहीं आपको समझ आता है तो अलग से आप कर सकते हैं इस तरह से, है ना। 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूने 4 और 2 एकम 2। अच्छा साथ में x 3 बार है, तो x गुणा x गुणा x। अब है -4x स्क्वायर, तो ये हुआ है माइनस, देखो -4 है तो माइनस साथ में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो -1 अलग से लिख दो, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या सिंपली -2 गुणा 2 लिख सकते हो इसे, ठीक है ना। लेकिन ये माइनस को 2 के साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये समझो कि माइनस अलग है, 2 अलग है। तो आप ये मत समझना कि ये 2 है और यहाँ पे ये -2, तो ये नहीं कॉमन आ सकता, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैं ये सोच रहा था कि अगर हम इसको -1 करके लिखते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, तो भी ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि ये 2 ही है, ठीक है ना। आप ये मत समझना कि ये 2 प्लस वाला है, ये 2 माइनस वाला है, तो 2 अलग अलग हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। खैर x भी 2 बार है, ये आ चुका है 32x। तो 32 होता है 2 5 बार गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और अगर नहीं समझ आते तो मैं तो बता ही चुका हूँ आपको कि आप ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक है। आराम से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड इसके। और एक बार x ये आ चुका है, तो इसीलिए सार्व गुणनखंड इसके क्या होंगे। तो अब देखो 2 इधर है और इधर है, तो ये 2 आ चुका है। फिर 2 इधर है, इधर भी और इधर भी, तो ये भी 2 हम ये लिख देंगे। इसके अलावा तीसरा 2 अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो इधर नहीं है, फिर बीच में, तो यानी अब आगे हम 2 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। x पे आ जाओ, x इधर है और इधर है, तो ये x हम ले लेंगे। इसके बाद अगर हम ये सोचें कि एक और x लेते हैं, तो यहाँ तो है, यहाँ भी है, लेकिन इधर नहीं है, तो इसलिए ये हम नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। ये हुआ 2 दूनी 4 x, और ये हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर? ओके। 7th पार्ट अब हमारे पास है, तो पहले डायरेक्ट करें। चलिए पहले डायरेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, संख्या वाला हिस्सा देखते हैं। 10 20 30, कौन सी संख्या तीनों को भाग दे सकती है? तो 10 तीनों को भाग दे सकता है ना। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 या 30। इसके अलावा इससे बड़ी संख्या नहीं है जो तीनों को भाग दे सके। अब आते हैं ये जो यहाँ पर ये लेटर अक्षर लिखे हैं, तो ये P, देखो अब पहले P देखो, तो P इधर तो है पर इधर नहीं है, इधर भी है पर तीनों में नहीं है, तो P तो ले नहीं सकते। चलो Q देखते हैं, Q इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो Q भी नहीं ले सकते। तो कहने का ये मतलब है कि केवल 10 इसका सार्व गुणनखंड है। समझ आ गई बात? अब इसको हम विस्तृत रूप से करते हैं, विस्तार पूर्वक। तो यहाँ पर सबसे पहले है 10 PQ, तो 10 2 गुणे 5 हुआ, गुणा P गुणा Q। अब है 20 QR, QR 20 होता है 2 2 दूने 4, 4 5 20, ये QR 30 RP,
30 होता है, तीन तीन 10 की 30, 10 होता है 2 5 10, तो ये हुआ 2 3 5, है ना। 2 से भाग देंगे 15 बचता है, 3 से भाग देंगे 5 बचता है, ठीक है। फिर आर आएगा, फिर पी, ये हो गया है। इसीलिए सार्व गुणनखंड तीनों में क्या है, 2 तीनों में है, 2 आ गया। 5 तीनों में है, 5 आ गया। और तीनों में क्या है, P इधर है पर इधर नहीं है, Q इधर है पर इधर नहीं है, तो यानी बस इस पर रुक जाएंगे हम। और ये हमारा आंसर आ चुका है 10। अब हमारे पास ये पार्ट है, तो चलिए पहले इसका डायरेक्ट करते हैं, सीधे क्या आंसर होना चाहिए। सबसे पहले संख्या देखते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 6 है। कौन सी इससे संख्या है जो तीनों को भाग दे सकती है? तो तीनों को भाग तो कोई भी संख्या नहीं दे सकती है भाई। 3 को 3 भाग दे सकता है, लेकिन फिर 10 को नहीं दे पाएगा वो। और इसके अलावा कुछ और ऐसा नहीं है जो 3 को भाग दे सके। तो कहने का ये मतलब है कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे हम तीनों को भाग दे सकें, जिससे तीनों कट जाएं, ऐसा नहीं है। तो संख्या तो कुछ भी नहीं है कॉमन। अब आते हैं x और y पे। x की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे छोटी घात। तो छोटी घात तो 2 है ना। 2 घात यहाँ पे है, 3 घात यहाँ पे, 2 घात यहाँ पे, तो छोटी घात 2 हो गई। y पे आते हैं, तो y की घात 3 ये है, 2 ये है और 2 ये है। तो छोटी घात फिर 2 है, तो y की घात 2 ये तीनों में है, मतलब ये कॉमन आ गया। छोटी घात कॉमन आती है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। अब z तीनों में नहीं है तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो मतलब नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन ही नहीं है, वो तीनों में है ही नहीं। तो ये हमारा आंसर आएगा, ये आंसर है, मतलब ये कॉमन है। लेकिन अब इसको विस्तार पूर्वक करते हैं। सबसे पहले है 3x² y की घात 3। तो 3 गुणा x 2 बार है और y 3 बार है। 10x की घात 3 और y की घात 2। 10 है 2 गुणा 5, x 3 बार, y 2 बार। और फिर है 6x² y² z। 6 है 2 गुणा 3, 2 3 6, x 2 बार है और y भी 2 बार है, z 1 बार है। तो ये हो चुका है। इस तरह से हमने इनको ब्रेक कर दिया है। अब सार्व गुणनखंड क्या होगा, तो यहाँ पर देखो संख्या कोई ऐसी नहीं है जो तीनों में है ना। तो ये तो क्लियर है। अब बात करते हैं, जैसे x इधर है, इधर और इधर, तो x हो गया। फिर दूसरा x देखो, इधर है, इधर है और इधर है, ये भी हो गया। अब इसके बाद y देखो, y इधर है, इधर है और इधर है, y इधर है, y इधर है, इधर है, दूसरा y भी हम लेंगे। इसके अलावा तीसरा y नहीं है, ठीक है ना, तो कुछ और नहीं है कॉमन। तो x 2 बार है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, y 2 बार इस तरह से लिख देंगे हम, और ये हमारा आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। पहला प्रश्न समाप्त हो चुका है और अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर हमने इनका गुणनखंड करना है। तो पहले क्वेश्चन में जो सार्व गुणनखंड ज्ञात करने की मैंने शॉर्टकट तकनीक बताई थी, वो अब यहाँ पर काम आएगी। यह अलग बात है कि ये जो प्रश्न है इसको थोड़ा विस्तृत रूप से भी हम करेंगे और डायरेक्ट भी करेंगे। तो इनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे हम। और ये जो प्रश्न यहाँ पर हैं, इनमें हमें कॉमन लेकर गुणनखंड ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे आसान प्रकार के जो गुणनखंड होते हैं वो ये हैं। और कैसे ज्ञात करना है, सीधे कॉमन हमें लेना है, जिनको हम सार्व गुणनखंड भी कहते हैं। तो तीनों जो सब में है, जो सब में होगा वो कॉमन लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं ये पहले वाले की बात करूं, डायरेक्ट अगर हम करें इसको, तो क्या होगा। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं पहले, ठीक है। तो यहां पर देखो
पहले हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के लिए क्या बताया था मैंने कि पहले तो संख्या देखो, दोनों को कौन सी संख्या भाग दे सकती है। तो 7 तो दोनों को भाग दे सकता है, तो 7 बाहर आ गया है ना भाई। 7 एकम 7, 7 छः 42। अब देखो x दोनों में है, नहीं दोनों में नहीं है, तो x कॉमन नहीं है, केवल 7 कॉमन है। तो कॉमन जो है वो तो बाहर लिख दो। अब अंदर क्या लिखें? अच्छा ध्यान से देखो, ये मतलब मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, 7 कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या लिखें? तो फिर एक एक करके देखो, इसमें से जब 7 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? केवल x बचा ना, ये माइनस बीच में आ जाएगा। और अब 42 को देखो, इसमें से भी 7 बाहर ले लिया, तो क्योंकि जो बाहर लेते हैं वो सब में से लेते हैं, ठीक है, जो सब में कॉमन होता है। तो ये मत कहने कि सर 7 तो हमने इससे बाहर लिया है, 42 क्यों देख रहे हो? नहीं, सब में से। 42 में से जब 7 बाहर लिया तो कितना बचता है? तो ध्यान रखना, आप घटा मत देना, ये मत सोच कहना कि 35 बचेगा, नहीं, भाग देना है। 7 छके 42, 6 आएगा और ये हमारा आंसर है। समझ आ गया है? इस तरह से हम ये ज्ञात करते हैं। लेकिन अब इसको विस्तृत रूप से करेंगे तो 7 होता है 7 गुणा x, 42 होता है 2 गुणा 3 गुणा 7। नहीं समझ आ रहा है तो ऐसा करके देख लो, ठीक। तो 2 21 3 7 7 1, ठीक। अब यहाँ पर देखो तीनों में क्या है, क्या कॉमन है? तो 7 दोनों में, एक ये है एक ये है, एक 7 दोनों में है, ठीक है ना। तो 7 तो बाहर आ गया, अब अंदर क्या बचा? तो सब समझ आ रहा है, कॉमन हमने जब ले लिया, यहाँ तो x बचा, माइनस किया और इसमें 2 बचा और यहाँ साथ में 3 बचा, क्योंकि 7 बाहर ले चुके हैं। तो ये ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह भी लगा सकते हो, बाद में हमें सब गुणा के चिन्ह हटाने होते हैं, ठीक है। तो ये चिन्ह हटा देंगे, x माइनस 6 बच गया, 3 दूने 6। तो ये हमने इसको विस्तृत रूप से किया है। तो आपको ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, दोनों आपको आने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है, और यहाँ पर 6p माइनस 12q। तो सबसे पहले डायरेक्ट करने की कोशिश करो, क्या होगा इसका। तो देखो ये है 6 और ये है 12, है ना, 6 12। इनमें क्या कॉमन है, यानी इन संख्याओं में क्या कॉमन है? तो दोनों को क्या चीज़ काट सकती है? 6 काट सकती है। 6 से दोनों में भाग जा सकता है, तो 6 कॉमन आ गया। अब अंदर देखो, देखो p इसमें है पर इसमें नहीं है, और q इसमें है पर इसमें नहीं है, तो यानी इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, मतलब 6 कॉमन आ गया है। अब अंदर क्या बचा? अब देखो इसमें से जब 6 बाहर आ गया तो अंदर p बचा, फिर ये माइनस आएगा, और इसमें से 12 में से 6 बाहर आ गया तो 2 बचा, क्योंकि 6 दूने 12 होता है, और साथ में q अंदर बच गया। इस तरह से हम इसका आराम से डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। बाकी मैं डिटेल से करता हूँ। तो 6 होता है 2 गुणा 3 गुणा p, 12 2 दूने 4 3 12, और साथ में है q। अब दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है ना। तो 2 दोनों में कॉमन है, तो ये बाहर ले लिया। 3 भी दोनों में है, ये भी बाहर ले लिया। और अब जो बाकी चीज़ें उनको अंदर लिख देते हैं। तो यहाँ से देखो 2 और 3 बाहर आ गए तो p बचा ना, माइनस, और यहाँ 2 और 3 बाहर आ गए तो अंदर क्या बचा? 2 गुणा q। अभी गुणा का चिन्ह हटा देते, तो 2 3 6, p माइनस 2q, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थर्ड पार्ट है 7a² प्लस 14a। तो यहाँ पे कोशिश करो डायरेक्ट करने का। सबसे पहले तो पहले संख्या देखो, ये 7 है ये 14 है, दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है? 7 कॉमन है, क्योंकि 7 दोनों को काट सकता है, ठीक है। इसके अलावा अब ये a की घात 2 है और ये केवल a है। तो मैंने क्या कहा था आपको? छोटी घात कॉमन लेते हैं। तो दोनों में से छोटी घात कौन सी है? तो a है, ठीक, इतना समझ आ गया। अच्छा, अब एक एक करके देखो। इसमें से जब हमने ये बाहर लिया तो 7 तो बाहर आ गया, और 2a में से 1a बाहर आ गया, तो केवल a बचा। फिर ये प्लस यहाँ पर आएगा, और अब इसमें देखो
14 में से 7 बाहर आ गया, 2 बचा, और ए जो था वो बाहर आ गया। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमने किया डायरेक्ट, लेकिन मैं आपको अब डिटेल से करके बताता हूँ। 7 गुणा ए गुणा ए, ये तो ये हो गया 7a², बीच में प्लस का चिन्ह है। 14 होता है 2 गुणा 7, है ना, और ए साथ में है। अब क्या कॉमन है, तो यहाँ 7 दोनों में है तो 7 बाहर आ गया, ए दोनों में है, ए बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, अब देखो, अब इसमें और इसमें एक एक करके देखो। इसमें से जब 7a बाहर आ गया तो ए अंदर बचा, ये बीच में प्लस है, और यहाँ 2 अंदर बच गया, तो ये हुआ 7a a + 2, और ये हमारा आंसर आ चुका है। 4th पार्ट है, करते हैं। वैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट चलो डिटेल में करते हैं सीधे। 16 है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और साथ में है z, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। फिर 20 है 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 हुए, 4 5 20, और z 3 बार है, z z z। ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा माय डियर, अब यहाँ पे 2 रास्ते आपके पास हैं, या तो माइनस बाहर कॉमन ले लो, और या माइनस बाहर कॉमन मत लो। मैं दोनों तरह से आपको करके बताऊंगा, क्योंकि दोनों ज़रूरी हैं। अगर हम माइनस बाहर नहीं लेते हैं अगर, तो देखो क्या कॉमन है, 2 दोनों में है, ये बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 भी दोनों में है, बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 नहीं, बस अब z है, ये z यहाँ है और यहाँ है, तो z बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचा ब्रैकेट के, तो देखो 2z तो बाहर आ गया, यहाँ बचा अंदर 2 × 2, फिर ये प्लस का चिन्ह बीच में है। अब यहाँ देखो 2 बाहर आ गया, अंदर यहाँ 5 बचा, ये z बाहर आ गया, तो अंदर ये 2z बच गए। बहुत सिंपल है, लेकिन एक चीज़ और छूट गई यहाँ पे, वो है ये माइनस का चिन्ह, ये भी तो था यहाँ पर, तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर आएगा। इतना समझ आ गया, माइनस का चिन्ह बिल्कुल जहाँ पे है वहाँ पे आ गया। इस तरह से 2 दूनी 4, z -4 + 5z², है ना, क्योंकि z 2 बार है, z का घात 2 आ गई, और ये हमारा आंसर है। लेकिन माय डियर, मैं आपको ये भी सिखाता हूँ कि अगर माइनस हम बाहर कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, वैसे हम तो इतना लिख सकते हैं, ये आंसर आ चुका है, बट फिर भी। तो इसके बाद का अगला स्टेप देखो, यहाँ पे मैं बाहर ले रहा हूँ कॉमन, माइनस बाकी जो है वो तो है, यानी 2 है, दूसरा 2 है, और z है, ये मैंने बाहर कॉमन लिया, लेकिन मैंने माइनस भी इस बार बाहर लिया है। अब अंदर क्या बचा, अब अगर आप इसमें देखें तो माइनस तो मैं बाहर ले चुका हूँ, 2z बाहर ले चुका, अंदर ये 2 बचेंगे, क्या बचा 2 × 2, यानी जहाँ पहले ये -2 × 2 अंदर बच रहा था, इस बारी माइनस बाहर लेने से केवल 2 × 2 है, क्योंकि माइनस बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, माइनस बाहर लेने से क्या होगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर लिखना है अब हमें, तो ये तो ब्रैकेट के अंदर आएगा, जो भी चिन्ह यहाँ पर होगा, तो ये बदल जाएगा। अब ये जो प्लस है वो माइनस बन जाता है, और अगर यहाँ पर माइनस होता तो वो प्लस बन जाता। खैर, यहाँ चूंकि प्लस है इसलिए ये माइनस आएगा, और अब अंदर क्या बचा, यहाँ 5 है और z 2 बार है, तो ये हो जाएगा -4z 4 - 5z²। तो ये भी आंसर है, दोनों ही सही हैं, और आपको दोनों आने चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ आ गई। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप समझ ही सकते हैं कि 4 ऐसी संख्या जिससे हम दोनों को भाग दे सकते हैं, वो बाहर आ जाएगा, और z की छोटी घात बाहर आ जाएगी, और अंदर बचेगा यहाँ -4 × 16, z बाहर आ गया,
ये चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस होगा, सॉरी माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस तो बाहर ले ही नहीं रहे हम माइनस कॉमन नहीं ले रहे हैं, चिन्ह नहीं बदलेगा। प्लस 4 पंचे 20 और z 3 थे, एक बाहर आ गया तो 2 अंदर बच गए। ये डायरेक्ट तरीका इसको करने का। माइनस अगर आपको बाहर लेना है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा। ऑलराइट, और अब हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसमें अच्छा देखो, इसके बाद जो भी मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें, पहले स्वयं ट्राई करें और देखें आपका आंसर क्या आता है, उसके बाद फिर आप मेरा वीडियो आगे देखें। ओके, तो सबसे पहले इसको चलो डायरेक्ट करते हैं पहले, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर हम करते हैं तो क्या यहाँ पर कॉमन आएगा? तो 20 और 30 इसमें किसका भाग जाता है दोनों में? सबसे बड़ी संख्या कौन सी जिनका दोनों में भाग जाता है? तो आराम से आप पता कर सकते हैं कि ये तो 10 है। 10 दूने 20, 10 तियाँ 30। अच्छा ठीक है, संख्या हो गई। अब L और M में देखो, तो L की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो छोटी घात L ये आ गया, और M इधर है, M इधर है, तो M कॉमन आ गया। ठीक है, जहाँ तक A की बात है, A केवल इधर है पर इधर नहीं है, तो इसलिए A कॉमन नहीं आएगा, तो ये कॉमन आ गया है। अब अंदर क्या बचा? तो जब पहले वाले में से इतना बाहर लिया तो क्या बचा? तो 20 में से 10 बाहर लिया, 2 बच गया, क्योंकि 10 दूने 20। 2 L थे, एक बाहर ले लिया, 1 L बच गया, और M तो बाहर ले लिया हमने। फिर ये प्लस आएगा, 10 तियाँ 30, और यहाँ अंदर A बचा, और L और M दोनों ही हम बाहर ले चुके हैं, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमने किया जो डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट तरीका भी क्या कहें, आई मीन डायरेक्टली हमने किया है इसे। लेकिन अगर हम बीच के स्टेप भी लिखें तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि सर क्यों आप दो तरीके से कर रहे हो, लॉन्ग तरीके से और शॉर्ट तरीके से। देखो, अगर आपको एग्ज़ाम में केवल ये क्वेश्चन आता है तो आपको लॉन्ग तरीके से करना है, लेकिन मैं इसलिए इससे कर रहा हूँ डायरेक्टली क्योंकि आपको आना चाहिए। आगे जब हम गुणनखंड करेंगे तो उसमें आपको सीधे करना होगा, उसमें आपको ऐसे टुकड़े नहीं करने होंगे जैसे इसको हल करने में हम करते हैं। ठीक है, तो फिर आपको डायरेक्ट निकालना होगा, जैसे मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूँ डायरेक्ट निकाल के, तो आपको वो भी आना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको हम लिखते हैं, ये हो गया। 30 होता है, 30 क्या होता है? 2 से किया 15, 3, 5, 5, 1। ठीक है, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा A गुणा L गुणा M। अब देखो कॉमन क्या है? कॉमन 2 इधर है, 2 इधर है, इसके अलावा L कॉमन है, और इसके अलावा M कॉमन है ना? तो ये हो जाएगा 2 गुणा L गुणा, ओ वेट, 5 भी तो कॉमन है, 5 L M। अंदर क्या बचा? 2 गुणा L, और यहाँ अंदर बचा 3 A। बस ठीक है, 2 पचे 10 L M, जितने गुणा के चिन्ह सब हटाने हमें। ये हुआ 2L, और ये हुआ 3A, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब अगला पार्ट करते हैं, 6th पार्ट है ये, तो इसे करते हैं। आप इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना, मैं लॉन्ग तरीके से कर रहा हूँ इसे। शॉर्ट तरीका भी कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, वो तो हम ये कि बीच के स्टेप हटा रहे हैं, तो जिसको हम कह सकते हैं डायरेक्टली। तो आप एक बार इसको डायरेक्टली करके देखो कि क्या आंसर आता है, बाकी डिटेल में तो मैं यहाँ पे कर ही रहा हूँ। 15 होता है, 3 पचे 15, x और y का वर्ग है तो y 2 बार आएगा। अब देखो 5 दोनों में से कॉमन है, तो क्या क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, एक x कॉमन है, और एक y कॉमन है। तो 5 कॉमन है, x कॉमन है, y कॉमन है, अंदर क्या बचा? तो यहाँ से जब हमने कॉमन लिया तो x बचा, -3, और ये y बचा यहाँ, है ना?
तो ये हुआ 5x y x माइनस 3y। अगर आप ऐसे भी देखें डायरेक्टली तो 5 और 15 में 5 बाहर है बिल्कुल, और x की घात 2 x की घात 1, तो छोटी घात बाहर आती है। y की और y की घात 2 में y बाहर आएगा, छोटी घात है ना। अब अंदर क्या बचा ये देख लो। पहले में से जब 5 बाहर आ गया, 2x में से 1x बाहर आ गया, 1 अंदर बच गया, और y बाहर आ गया। माइनस है, 15 में से 5 बाहर आया, 3 बच गया, और बाकी x बाहर आ गया, 2y में से 1y बाहर आ गया, 1 अंदर बच गया। तो डायरेक्टली भी आप इस तरह से देख सकते हैं। ओके, 7th क्वेश्चन है, तो 10a² 15b² प्लस 20c² ये है। तो यहाँ पर 2 गुणा 5 गुणा a गुणा a, फिर 15, 3 5 15 होता है, 20 होता है, 2 गुणा 2 गुणा 5, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 5 20। अब यहाँ से इसमें क्या कॉमन है आप देखें, 5 तो तीनों में दिख रहा है, और कोई है जो तीनों में है नहीं है, तो केवल 5 कॉमन है। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, तो 2a तो इधर बचा क्योंकि 5 तो बाहर आ गया, दूसरे में से 3b और b, तीसरे में से 2 गुणा 2 गुणा c गुणा c, a इंटू ए हो गया a का वर्ग, b इंटू बी हो गया b का वर्ग, और 2 दूनी 4 c का वर्ग। ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, ये गुणा का चिन्ह यहाँ से भी हटा देंगे, ये हमारा आंसर है। ठीक है, 8th पार्ट है, तो यहाँ पर देखो ये इसके टुकड़े होंगे, 2 दूनी 4, a 2 बार है, ये हो गया, फिर ये भी वही है, 2 दूनी 4 a गुणा b, और ये भी है 2 दूनी 4 c गुणा a। तो तीनों में क्या है, 2 तीनों में है, ये वाला 2 भी तीनों में है, a तीनों में है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसका 2 तरह से करूँगा, एक तो माइनस कॉमन लेके क्या आएगा, दूसरा माइनस कॉमन नहीं ले तो क्या आएगा, और बाय द वे दोनों ही आपके आंसर सही होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया 2, क्योंकि दोनों में है, दूसरा 2 भी कॉमन है और a कॉमन है, मतलब है ना, ये तो पहले ही मैं मार्क कर चुका हूँ कि कॉमन क्या है। अंदर क्या बचा, पहले वाले में से तो माइनस अंदर बचा और a अंदर बचा, दूसरे वाले इसमें देखें तो b बचा, और तीसरे वाले में देखें तो माइनस के साथ c बचा। चिन्ह ज़रूर रखना है हमें, ये ध्यान रखना। 2 दूनी 4 a माइनस a प्लस b माइनस c, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन अगर आप माइनस बाहर लेना चाहते हो तो भी वो आंसर होगा और वो भी सही होगा। ठीक है, उस अवस्था में क्या होगा, अब इसके बाद वाला स्टेप देखो कि इसके बाद क्या स्टेप आएगा। माइनस बाहर ले लिया, बाकी भी हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा a, ये भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, अब ध्यान से देखो माय डियर, इसमें से जब हम माइनस बाहर ले चुके हैं, 2 a बाहर ले चुके हैं, तो a बचेगा। ध्यान रखना, अब माइनस से नहीं बचेगा क्योंकि वो बाहर ले चुके हैं, तो अब वो माइनस का प्लस हो गया। तो जब भी माइनस कॉमन लेते तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है। अब ये देखो, प्लस में से जब माइनस बाहर ले लिया है तो माइनस बच गया अंदर, सिंपल है ना, और 2 a भी बाहर आ गया तो बस b बचा। अब तीसरे की बात करो, माइनस बाहर ले लिया है तो प्लस हो गया है, जैसे मैंने कहा माइनस प्लस बन जाता है, प्लस माइनस बन जाता है जब भी माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो ये अंदर c बचा बस। और अब इसको ये गुणा जो भी है सब हटा दो, 2 दूनी 4 a माइनस b प्लस c, और ये भी आंसर सही है। तो दोनों ही सही आंसर हैं।
दोनों ही आपको आने चाहिए। एग्जाम में कोई भी आप एक लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको आने दोनों चाहिए। ओके, 9th पार्ट। ओके, तो यहाँ पे अच्छा, अगर आपको इसमें से इसके डायरेक्ट करना हो तो कैसे करोगे? मैं पहले डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो संख्या तो है नहीं, तो डायरेक्ट इसमें एक्स वाई जेड है, तो एक्स की घात देखो 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, छोटी घात कॉमन लेते हैं तो वो एक्स हो गया। वाई की 1 घात है, वाई की 2 घात है, वाई की 1 घात है, छोटी घात में वाई आ जाएगा। जेड 1 घात, 1 घात, 2 घात, तो जेड कॉमन है। अब अंदर क्या बचा? अब एक एक करके देखो तीनों को। इसमें से जब हमने एक्स वाई जेड कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? देखो 2x में से 1x बाहर आ गया, एक x अंदर बच गया, और वाई जेड पूरा बाहर आ गए। फिर यहाँ x बाहर आ गया, 2y थे, 1y बाहर आ गया, एक अंदर बच गया, और z बाहर आ गया, मतलब z बाहर आ गया, ठीक है ना, ये हो गया। और प्लस यहाँ पे x बाहर आ गया, y बाहर आ गया, 2z में से 1 z बाहर आ गया, ये z है। तो कहने का ये मतलब है कि हमारा डायरेक्ट आंसर आ चुका है इस तरह से। बाकी डिटेल में अगर करना है तो मैं कर देता हूँ। एग्ज़ाम में आता है तो ऑब्वियसली आपको ये वाला डिटेल में करना है, बट जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ डायरेक्ट आना चाहिए, क्योंकि आगे गुणनखंड जब आप करेंगे तो उसमें मदद मिलेगी आपको, उसमें डायरेक्ट ही करना होगा। चलिए, इस तरह से मैंने लिख दिया है। अब इसमें साफ दिख रहा है कॉमन क्या है, x x x, y y y, z z z, यानी x गुणा y गुणा z, ये कॉमन है। अंदर क्या बचा? पहले हिस्से में से x y z बाहर आ गया तो केवल x बचेगा, प्लस यहाँ x बाहर आ गया, y बाहर आ गया, ये z, केवल ये y बचा, और लास्ट में x y z बाहर आ गया, केवल ये z बचा। तो यानी अब गुणा का चिन्ह सारे हटा दो, x प्लस वाई प्लस z, ये हमारा आंसर है। ठीक, अब हमारे पास से 10th पार्ट है, तो ये हो जाएगा a गुणा x गुणा x गुणा y, b गुणा x गुणा y 2 बार है तो ये 2 बार इस तरह से लिख देंगे, c गुणा x गुणा y गुणा z। ओके, तीनों में क्या है? x तीनों में है, y तीनों में है, इसके अलावा नहीं है, ठीक है। तो x इंटू वाई कॉमन आ गया है, यहाँ a बचा, x बचा, यहाँ b बचा, y बचा, और यहाँ c बचा, z बचा, ठीक है। तो ये एक्स वाई कॉमन, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है। गुणा का चिन्ह हम हटा देंगे और इस तरह से लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गुणनखंड करना है, और यहाँ पर हम गुणनखंड करेंगे ग्रुप बनाकर, समूहन विधि हम जिसे कहते हैं, ग्रुप बनाकर हम गुणनखंड करेंगे। तो करते हैं 1 बाय 1। ओके, तो अब हमारे पास ये है, कैसे गुणनखंड करेंगे? तो हम क्या करते हैं कि इसके ग्रुप बनाते हैं, 2-2 के ग्रुप बनाते हैं। तो ये हमने ग्रुप बना दिए हैं, और ऐसा नहीं कि हर बारी ग्रुप बना के हो जाएगा, हमें ध्यान देना है कि ग्रुप बनाकर काम बन रहा है या नहीं। अगर काम नहीं बन रहा है तो ग्रुप दूसरे तरह से बनाने पड़ते हैं। मान लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, देखो, अगर यह प्रश्न होता इस तरह से, मतलब हैं ये सारी चीज़ें बट अल्टा पल्टी करके लिखी हैं, तो क्या करते? तो फिर हमें ग्रुप बनाने के लिए, देखो, तो फिर हम ये करते, फिर हमें पता चलता कि अरे ऐसे में तो कॉमन आ ही नहीं रहा कुछ, ये इसमें कॉमन आ ही नहीं रहा कुछ, तो यानी ये तो ऐसा ग्रुप नहीं बनेगा, तो ये दूसरे तरह से बनेगा। तो फिर आपको कुछ कुछ पलट के लिखना होता, तो आपको ये इधर लिखना होता, ये इधर लिखना होता, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, ठीक है ना। तो अभी तो ठीक से ग्रुप बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला ग्रुप है
उसमें देखो x कॉमन है, आप देख सकते हैं ना, x की घात 2 और एक x है तो x कॉमन है। तो जब x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, तो देखो 2x में से एक बाहर आ गया, एक अंदर बच गया, और xy में से x बाहर आ गया तो y अंदर बच गया। ठीक है, अब दूसरे ग्रुप की ओर बात करते, ध्यान रखना ये प्लस चिन्ह भी ध्यान में रखना। तो जो चिन्ह होता है ये +8 है ना, ये प्लस में है तो ये प्लस लिखेंगे यहाँ पे। और ये अब इस ग्रुप में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, तो 8 दोनों में है। ठीक है, तो दूसरे ग्रुप से हमने 8 कॉमन ले लिया है। अब इसमें से अगर 8 बाहर आ गया तो x बच गया, फिर ये बीच का प्लस यहाँ पर आएगा, और इसमें से 8 बाहर आ गया तो y बच गया अंदर। अब अगर हम अंदर देखते हैं तो ये एक जैसा है, यानी हम सही कर रहे हैं, ये एक जैसा आना चाहिए। ध्यान रखना, अगर एक जैसा नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ हो रही है, तो ये दोनों अंदर एक जैसे आने चाहिए। और अब वो जो एक जैसा अंदर है उसको अलग से लिखो इधर, है ना, x + y इधर भी है इधर भी है, उसको हमने लिख दिया, कॉमन ले लिया हमने, ये इधर लिख लिया। x यहाँ से बचा, +8 इधर बचा, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, हो सकता है कि आपका आंसर इसको पलट करके लिखा हो, यानी x + 8 पहले हो और x + y बाद में हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे बात एक ही है भाई। 2 × 5 भी 10 होता है, 5 × 2 भी 10 होता है, तो बात एक ही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो अब आप समझ गए कि ग्रुप सही क्रम में होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो मैं आपको समझा रहा था वो यही है, यही सब कुछ है कि देखो, अगर मान लो कि इस रूप में होता है यहाँ पर जो ये लिखा है मैंने, तो यहाँ पे आप ऐसे ग्रुप बनाते अगर, तो फिर क्या होता, आप ये देखते, अरे x की घात 2 और 8y में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, यानी ग्रुप इस तरह से तो नहीं बनेंगे। तो फिर आप क्या करते, आप फिर उसको इस तरह से लिखते कि चलो x² के साथ में xy रख दो और 8y के साथ 8x रख दो, इस तरह से फिर कॉमन लेते, फिर कुछ आता तो उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा अच्छा ये तो सही आ रहा है, तो फिर यानी ये सही तरीका है ग्रुप लेने का, ग्रुप बनाने का। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सही क्रम में होना आवश्यक है। और क्वेश्चन करते करते आपको अपने आप ही समझ आ जाएंगे। फिर सेकंड पार्ट हमारे पास है, ओके। तो इसमें हम ये ग्रुप बनाते हैं, एक ये है और एक ये है, और लग रहा है कि इससे काम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हमें क्रम बदलने की आवश्यकता नहीं है, काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 15xy और 6x में से क्या कॉमन है, सोचो। देखो आप चाहो तो यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हो। 15 होता है 3 × 5, फिर x, फिर y, है ना। 6 होता है 2 × 3 × x, फिर यहाँ पर है 5 × y -2। तो अब पहले ग्रुप में अगर आप देखें तो क्या कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है, x कॉमन है, तो वो हम लिख देंगे बाहर 3 × x। अंदर क्या बचा, 5 बचा, y बचा, और यहाँ बचा 2, है ना, क्योंकि 3 और x बाहर आ गए हैं कॉमन। यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, और बाकी और जो है वो एज इट इज़ जैसा है वैसा अंदर आ जाएगा। अब अगर आप देखो तो ये बिल्कुल एक जैसा है, यानी हम सही कर रहे हैं। तो जो एक जैसा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो कॉमन ले लेते हैं बाहर, क्योंकि वो दोनों में है। अंदर क्या बचा, 3 × x यहाँ बचा, और यहाँ 1 बचा। गुणा का चिन्ह हटाओ यहाँ से, तो 5y -2 3x + 1, ये आंसर है। तो ये मैंने थोड़ा डिटेल में किया है कि अगर आपको ऐसे छोटे छोटे करके करने हो, लेकिन ये ध्यान रखना आपको इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ओके। तो आपको ऐसा छोटे छोटे टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए किया है। चलो, अगर
आपको डायरेक्ट करना हो, यानी जो तरीका है करने का सिंपल, वो वही है जो मैंने पहला क्वेश्चन में किया था कि ये ग्रुप हमारे पास है, क्या कॉमन है देखो। तो यहाँ पे देखो, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये है पहला ग्रुप और ये है दूसरा ग्रुप। पहले ग्रुप में क्या कॉमन है, सार्वगुणनखंडम जिसे कहते हैं। 15 और 6 इनमें क्या कॉमन है, तो दोनों में किसका भाग जाता है, 3 का जाता है। 3 5 15, 3 दूनी 6, ठीक है। इसके अलावा x दोनों में है तो ये भी कॉमन है, ये बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, 15 में से 3 बाहर आया तो 5 अंदर बच गया है, x बाहर आ गया, y अंदर बच गया, माइनस का चिन्ह। 6 में से 3 बाहर आ गया, 2 अंदर बच गया और x बाहर आ गया। अब समझ आ गया ना ये। 5y - 2 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख देंगे हम। 5y - 2 जैसा है वैसा अंदर लिख देंगे। और अब आप अंदर देखो एक जैसा है, यानी हम सही राह पर हैं। तो 5y - 2 कॉमन आ गया, दोनों में है तो इसलिए उसको अलग से लिख दिया हमने, कॉमन ले लिया मतलब। 3y यहाँ बचा, सॉरी 3x यहाँ बचा और 1 यहाँ बचा, और ये हमारा आंसर है। हो सकता है कि आपका आंसर बुक में पीछे इस तरह से हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि x वाली चीज़ को पहले लिखा जाता है, y को बाद में लिखा जाता है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये सही है। बाकी आप दोनों में से कोई भी किसी पे भी छोड़ सकते हैं और दोनों ही करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ओके, थर्ड पार्ट है और यहाँ पर देखो, इसके हम ग्रुप बनाएंगे इस तरह से। तो अब क्या होता है, पहले ग्रुप में से a कॉमन है, सॉरी पहले ग्रुप में x कॉमन है, x दोनों में है। अंदर क्या बचा, ax में से x बाहर आ गया तो a अंदर बच गया, और bx में से x बाहर आ गया तो b अंदर बच गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा सामना होता है माइनस से, तो वो माइनस हमें यहाँ पे लिखना होता है। जो भी चिन्ह हम यहाँ पर देखते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अब इसके बाद दोनों को देखो तो दोनों में क्या कॉमन है, जो दोनों में है तो y दोनों में है तो y हम ले लेंगे बाहर। अब अंदर क्या बचा देखो, ध्यान से देखो क्योंकि ये माइनस का खेल है यहाँ पे, तो उसको आपको अच्छे से समझना है। अब देखो -ay में से, इसमें से जब हम -y बाहर ले चुके हैं, तो क्योंकि माइनस बाहर ले चुके हैं तो अब यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, केवल a आएगा, y भी बाहर आ गया है। इसकी बात अगर हम करें तो माइनस तो बाहर आ गया, तो जब माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो जाता है, वो है ना, चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। और बाकी यहाँ पर y तो बाहर ले लिया हमने तो b अंदर बच गया है, इस तरह से। अब आप देखें तो ये एक जैसा है, यानी हम सही कर रहे हैं। तो वो एक जैसा जो है वो हम इधर लिख लेते हैं, कॉमन ले आ गया दोनों में से, इधर ले लिया, है ना। पहले ग्रुप में से जब a प्लस भी बाहर आया तो केवल x बच गया अंदर, और दूसरे ग्रुप में से a प्लस भी बाहर आ गया तो केवल y बच गया है, और ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फोर्थ पार्ट हमारे पास है। ओके, अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ सीखने को मिलेगी जो मैं आपको पहले पार्ट में समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर आप यहाँ पर इस तरह से ग्रुप लेते हैं तो क्या होता है, देखो आपने ग्रुप लिया, पहले ग्रुप में क्या कॉमन है, 15 कॉमन है, ठीक है, आपने लिया 15 कॉमन। अंदर क्या बचा, यहाँ तो पी क्यू बच गया, प्लस है 15 में से 15 पूरा कॉमन ले लिया तो 1 बच गया है, ठीक। अब दूसरे ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ पर है 9q + 25p, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेते हैं, अंदर बच जाएगा 9q + 25p। अब देखो ये एक जैसा है, ये नहीं है एक जैसा, यानी हमने जिस तरह से ग्रुप लिए हैं वो ठीक नहीं है, वो गलत है। हमें ग्रुप फिर इनके क्रम बदल के ग्रुप बनाने हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर ये एक जैसा आ जाता है इस अवस्था में, a + b, उससे पहले भी आपने देखा
5y माइनस 2, 5y माइनस 2, तो अंदर एक जैसा आना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं है, इसीलिए इस तरह से हम ग्रुप नहीं बनाएंगे। तो फिर कैसे बनाएंगे? तो देखो, अब इनका क्रम बदलते हैं। 15pq, इसके साथ अब इस वाले को लेते हैं, मतलब इसे और इसे एक साथ लेते हैं। 9q, और इन दोनों को एक साथ लेते हैं। 15 प्लस 25p। आपके मन में प्रश्न होगा कि हमने ऐसा ही क्यों लिया, हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि 15pq इसके साथ हम 25p ले लें, है ना? मतलब इसकी जगह पे हम ये ले लें, तो बिल्कुल ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। चेक करने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल ले सकते हैं आप। देख लो, अगर गुणनखंड हो पाता है तो अच्छी बात है, और वैसे हो जाता है, ठीक है ना? यानी एक बार ये ग्रुप नहीं बनते हैं ठीक से। जैसे अगर हम डायरेक्ट लेते, जैसे हम यहाँ पर जैसे लिया था ना हमने, इस तरह से, तो ग्रुप नहीं बन पा रहे थे ठीक से, मतलब गुणनखंड नहीं हो पा रहा था ठीक से। इसलिए अब हमने इनको जैसे ही आप थोड़ा चेंज करेंगे तो आंसर आने लगेगा। आंसर इससे भी आएगा और आंसर इससे भी आएगा। मैं दोनों से करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तो यहां पे जब आप लेते हैं तो 15 और 9, इसमें कॉमन है 3, क्योंकि 3 से दोनों कट जाते हैं, और Q तो दोनों में है। अब अंदर क्या बचा? मैं ग्रुप इस तरह से ले रहा हूं, ध्यान रखना, एक ये है और एक ये है। पहले ग्रुप में 3Q बाहर आ गया, अंदर बचा 3 × 5 = 15p, क्योंकि Q बाहर आ गया। दूसरे ग्रुप में 9 में से 3 बाहर आ गया, 3 अंदर बच गया, और Q बाहर आ गया, यानी ये है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 15 और 25 में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, क्योंकि 5 से दोनों कट जाते हैं। अंदर क्या बचा? देखो, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, और ये P अंदर है। अब देखो, क्या ये एक जैसा है? बिल्कुल एक जैसा है, केवल क्रम इनका बदला है। लेकिन आप जानते हैं कि चाहे 5 + 2 लिखो या 2 + 5 लिखो, बात तो एक ही है। तो यानी ये एक जैसे ही हैं। तो वो जो एक जैसे हैं उसको हम बाहर ले लेंगे, यानी 5p + 3 दोनों में अब कॉमन है। पहले ग्रुप में से अंदर बचा 3q और दूसरे में से 5 बचा, और ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर हम इस तरह से न बना के ग्रुप ऐसे बनाते, ओके, तो क्या हमारा आंसर आता? तो बिल्कुल हमारा आंसर तो भी आता। ठीक है, तो देखते हैं करके इसे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इनका क्रम लिखा है और ग्रुप ऐसे बनाएंगे। अब देखो, पहले ग्रुप में से 5 कॉमन है, क्योंकि 15 और 25 5 से कटते हैं। साथ में P दोनों में है। अंदर क्या बचा? 5 × 3 = 15, और साथ में P तो बाहर आ गया, Q बचा। दूसरे ग्रुप में 25p में से 5 बाहर आ गया और P अंदर बच गया। तो देखो, 5 बाहर आया तो 5 × 5 = 25, और फिर P बाहर आ गया। और अगर आप दूसरे ग्रुप में देखें तो यहाँ क्या कॉमन है? 15 और 9q में यहाँ 3 कॉमन है, क्योंकि 3 से दोनों कटते हैं। तो ये हुआ 5 प्लस, है ना, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9। यहाँ Q भी अंदर बच गया है। अब क्या अंदर एक जैसा है? यहाँ पर ये है और ये है, तो बिल्कुल एक जैसा है। बस प्लस में इधर उधर है, तो बात तो एक ही है। वो जो एक, यानी अब देखो एक जैसा आ गया ना, यानी हम सही कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सही तरीका है करने का। आप ऐसे भी आप ग्रुप बना सकते हैं। तो ये हुआ इस तरह से कॉमन दोनों में, और यहाँ बचा पहले ग्रुप में 5p बचा, और यहाँ पर दूसरे ग्रुप में 3 अंदर बच गया, और ये हमारा आंसर है। तो जब भी ग्रुप ठीक से न आ रहे हों, यानी क्वेश्चन में इस तरह से दिया हो कि ऐसे ग्रुप बन के गुणनखंड नहीं हो पा रहा हो, तो जैसे ही आप क्रम बदलेंगे उसका आंसर आने लगेगा, है ना? तो आप क्रम कैसे भी लिखें, चाहे इसको इसके साथ लिखें या इसको लिखें, आंसर दोनों तरह से आएगा आपका।
तो ये आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इसके साथ इसे लूँ या इसे लूँ, दोनों में से किसी को भी लो, आ जाएगा गुणनखंड। तो आई होप जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 5th पार्ट, ओके। तो यहाँ पर ग्रुप बनाते हैं। तो पहले ये ग्रुप बना हमने, ये मतलब ऐसे करके बनाते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। नहीं आएगा तो फिर कुछ और देखेंगे, कुछ और तरह से ग्रुप बनाएंगे। चलिए, पहला ग्रुप ये है और यहाँ Z और ये 7 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, ठीक है। और बाकी पूरा एज इट इज़ अंदर लिख देंगे Z-7। दूसरा ग्रुप देखो। अब देखो जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपका सामना प्लस के साथ होता है, तो यहाँ पर प्लस मैं लिख देता हूँ। 7 अंदर क्या है, XY और ये XYZ है। कॉमन क्या है, X दोनों में है, Y दोनों में है, तो ये तो कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, तो देखो पहले ग्रुप में से जब 7XY में से XY कॉमन है तो 7 बचा अंदर, माइनस बचा। और ये XYZ में से XY कॉमन है, Z बच गया है। यहाँ तक सब क्लियर है। अब ये देखो क्या अंदर एक जैसा है, तो आप कहोगे कि एक जैसा तो लग नहीं रहा है, मतलब लग भी रहा है और नहीं भी लग रहा है ना। तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम ये है कि ये इनका क्रम बदल रखा है। ये Z-7 है, ये 7-Z है, तो हैं तो ये एक जैसे, लेकिन माइनस का प्रॉब्लम है। तो क्या करें इसके लिए, क्योंकि अंदर तो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। तो फिर क्या किया जाए इसके लिए, तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसे तो हम बिल्कुल ऐसा ही रखेंगे, लेकिन माय डियर यहाँ पे माइनस बाहर ले लेंगे। तो माइनस बाहर ले लेंगे तो ये जो प्लस था अभी ये माइनस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। और अब देखो ये जो Z माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो 7 अभी प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। तो कॉमन लेके क्रम बदल जाता है। मतलब अगर मैंने लिखा है A-B और मुझे माइनस कॉमन लेना हो इससे, तो मैं B-A कर दूंगा इसे। वही यहाँ पर हुआ है, ठीक है। और अब देखो अंदर एक जैसा आ गया है, यानी अब ये हम इस तरह से लिख सकते हैं Z-7 ये दोनों में से बाहर आ गया, यहाँ 1 बचा और यहाँ XY बचा, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा सॉल्यूशन। और इसी के साथ ये प्रश्न भी समाप्त होता है और यह प्रश्नावली भी समाप्त होती है। तो इस प्रश्नावली का हर एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आपका जो भी फीडबैक है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने मित्रों के साथ, क्लासमेट्स के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।